हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम उसके अंतर्गत बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं, जिसका पेपर कोड है E503। पेपर का नाम है पर्यावरण शिक्षा यानी कि इन्वायरमेंट एजुकेशन। हम अपने इस पेपर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह था ऊर्जा के गैर परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत। नॉन कन्वेंशनल एंड अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके अंतर्गत हमने जो सबसे पहले वीडियो बनाई थी, ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उन्हें हमने 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 वाणिज्यिक उपयोग हेतु और नंबर 2 गैर वाणिज्यिक उपयोग हेतु। हमने अपनी पहली वीडियो में इस टॉपिक के अंतर्गत वाणिज्यिक उपयोग हेतु जो स्रोत थे उनमें अध्ययन किया। उसके अंतर्गत हमने जल शक्ति के बारे में अध्ययन किया, आणविक ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया, और हमारा जो दूसरा भाग था इसमें यानी कि सब टॉपिक था वह था गैर वाणिज्यिक उपयोग हेतु। तो ये जो गैर वाणिज्यिक उपयोग हेतु ऊर्जा स्रोत हैं, इन्हें भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हमने इससे पहली वीडियो में अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत हमने सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा, लहरों से ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया और पवन से ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया, वन उत्पाद यानी कि लकड़ी से, और फसल अवशिष्ट तथा उपलोस के बारे में अध्ययन किया। सो गाइस, हम आज की अपनी इस वीडियो में इसी सब टॉपिक के अंतर्गत जो गैर वाणिज्यिक उपयोग हेतु थे उसके पार्ट B शुरू करते हैं। यानी कि यह जो टॉपिक था हमारा ऊर्जा के परंपरागत और वैकल्पिक स्रोतों में, हमने 3 वीडियो में इसे पूरा करेंगे। नंबर 1 था इसमें वाणिज्यिक उपयोग हेतु और नंबर 2 था इसमें गैर वाणिज्यिक उपयोग हेतु। जो गैर वाणिज्यिक उपयोग हेतु था ये हमने 2 पार्ट में बदला है। इसमें पार्ट 1 हमने इससे पहली वीडियो में शुरू किया था और पार्ट 2 यानी कि B हम अब शुरू करते हैं। तो पार्ट B के अंतर्गत इसमें जो आता है वह आता है नंबर 6 पर पशुधन, यानी कि पशुधन। भारत में पशुधन भी अत्यंत पर्याप्त संख्या में है। यानी कि हमारा जो देश है भारत, उसके अंतर्गत जो पशुधन है यानी कि जो पशुधन है वह भी बहुत ही पर्याप्त संख्या में है, जिसमें ऊंट, बैल, भैंस कौन कौन से हैं? ऊंट है, आपका ऊंट है, बैल है, भैंस है, खच्चर है और गधा है। इनसे हम क्या है, श्रम का कार्य लिया जाता है। यानी कि जितने भी है, ऊंट से भी श्रम का कार्य लिया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा रेगिस्तान में ऊंट वजन उठाने का कार्य करते हैं। रेगिस्तान में रेत ही रेत होता है, जिसके कारण ऊंट कई दिनों तक या महीनों तक कह सकते हैं वह बिना पानी पिए ही वर्क करता रहता है, क्योंकि वह एक बार में ही इतना पानी पी लेता है और उसको अपने अंदर ही स्टोर कर लेता है, संरक्षित कर लेता है। बैलों से भी हम यानी कि क्या है, श्रम का कार्य लेते हैं। ये सभी जितने भी हैं, खच्चर है, भैंस है, बैल है, सभी से हम श्रम का कार्य लेते हैं और ये ऊर्जा के बहुत बड़े भाग की पूर्ति करते हैं। यानी कि जो ऊर्जा का भाग है उसकी बहुत बड़े भाग की पूर्ति करते हैं। ये खेत जोतते हैं, फसल के पकने पर उसकी मड़ाई करते हैं। यानी कि जैसे ही फसल पक जाती है तो क्या करते हैं, ये उसकी मड़ाई करते हैं, फसलों की मड़ाई करते हैं।
और सामान ढोने के काम करते हैं। अतः बहुत महत्वपूर्ण बात है, मनुष्य भी अपने पूरे दिन के काम कम से कम काम 8 घंटे का परिश्रम करके काफी ऊर्जा में योगदान देते हैं। यानी कि जो मनुष्य होते हैं वह भी पूरे दिन यानी कि कार्य करते हैं, यानी कि 8 घंटे अगर वे वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, तो वह भी ऊर्जा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऊर्जा में क्या करते हैं? योगदान देते हैं। इसीलिए जो पशुधन है, पशुधन शक्ति तथा मानव शक्ति, यह भी हमारा ऊर्जा में योगदान करती है। यानी कि पशुधन अर्थात जो मानव शक्ति है वह भी क्या करती है? ऊर्जा में बहुत बड़ा योगदान है इसका भी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वह है बायोगैस। कौन सा? बायोगैस। इसे भारत में सामान्यतः गोबर गैस यानी कि क्या कहते हैं? बायोगैस को दूसरे किस नाम से जानते हैं? गोबर गैस। गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं या कहते हैं भारत के अंदर इसे क्या? गोबर गैस। क्योंकि यह पशुओं के गोबर से तैयार होती है। किससे तैयार होती है? यह गोबर से तैयार होती है, पशुओं के। किसके? पशु के। अब काफी समय बाद कुछ अन्य पदार्थों जिनमें मानव मल, सब्जियों व फलों की सड़ी हुई रद्दी, जलकुंभी, कृषि तथा उद्योगों के अवशिष्ट आदि से भी तैयार किया जा सकता है। यानी कि जो बायोगैस है उसको मानव का जो मल है उससे, सड़ी गली सब्जियों से, उनका जो सड़ी गली सब्जी जो हो जा बच जाती है उनसे, और जो कृषि तथा उद्योगों के अवशिष्ट बच जाते हैं उनसे भी क्या किया जाता है? यानी कि बायोगैस बनाई जाती है, गैस बनाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह आता है भूतापीय ऊर्जा। कौन सा? भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर चट्टानों के नीचे कई ऐसे स्थल है जहां अत्यधिक ताप है, और यह ताप कहीं गर्म पानी के स्रोतों के रूप में और ज्वालामुखी फटने के समय गर्म लावा के रूप में बाहर निकलता है। मान लीजिए यह क्या है? यह ज्वालामुखी है, यानी कि जैसे यह इसका मुंह है, लेकिन जैसे ही यह फटता है तो यहाँ से क्या होता है? बहुत तरल मात्रा में गर्म लावा निकलता है।
इस ताप को ऊर्जा के रूप में प्रयोग में लाने के प्रयास पिछले कई वर्षों से किए गए हैं, जो सफलतापूर्वक विद्युत उत्पादन करने अथवा शीत भंडार चलाने हेतु उपयोग किया गया है। यानी कि इसके जो प्रयोग है वह बहुत ही अधिक मात्रा में किए गए हैं, जो कि ऊर्जा उत्पादन और शीत भंडार चलाने में किया जाता है। विश्व के वह तमाम हिस्से जो ज्वालामुखी अक्षेत्र में आते हैं, इस अक्षेत्र की ऊर्जा के उत्पन्न करने के अच्छे केंद्र बन सकते हैं, जिनमें प्रशांत महासागर के तटीय भाग, अलास्का में चिली तक, न्यूजीलैंड में इंडोनेशिया तथा जापान तक, केनिया, युगांडा, इथोपिया तथा भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र विशेष रूप से आते हैं। भारत में भी लगभग 350, यानी कि भारत में कितने, भारत में 350 ऐसे क्षेत्र की जानकारी मिली है जहां से भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट, नर्मदा व सोन घाटी, नर्मदा व सोन घाटी, और दामोदर घाटी के क्षेत्र इस ऊर्जा के असीम भंडार हैं। यानी कि क्या है, दामोदर। दामोदर घाटी के जो क्षेत्र हैं वह भूतापीय ऊर्जा के क्या हैं, असीम भंडार के क्षेत्र हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्वालामुखी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। यह ऊर्जा समुद्र से उठने वाले ज्वार के चढ़ने और उतरने की क्रिया से प्राप्त होता है। यानी कि जैसे ही समुद्र का जल ऊपर उठता है उसके द्वारा, या फिर वह नीचे गिरता है उसके द्वारा यह क्रिया प्राप्त की जा सकती, यानी कि ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और इस प्रकार का उत्पादन विश्व के कई देशों ने किया है। यानी कि जो ज्वारीय ऊर्जा है उसका उत्पादन संसार के बहुत सारे देशों ने किया है, जिसमें चीन व रूस प्रमुख है। कौन कौन से देश प्रमुख है, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा में चीन व रूस मुख्य रूप से प्रमुख है। भारत में कच्छ और कैम्बे की खाड़ी, भारत में भी कच्छ व क्या है, कैम्बे की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी तथा सुंदरवन क्षेत्र। कौन से, सुंदरवन क्षेत्र, जो कि हुगली नदी के किनारे है। कहाँ पर है ये, हुगली नदी के किनारे, जो कि पश्चिमी बंगाल में है। जो कि पश्चिमी बंगाल में है। ज्वारीय ऊर्जा से शक्ति उत्पादन संभव है। यानी कि यहाँ से क्या कर रहे हैं, ज्वारीय ऊर्जा से शक्ति का उत्पादन कर रहे हैं। लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी संभावनाएं हैं। किस चीज़ की, ज्वारीय ऊर्जा की। इस प्रकार की ऊर्जा की विशेषता यह है कि यह प्रदूषण रहित है तथा चाहे थोड़ी मात्रा में हो पर अनंत है और कालांतर तक मिलने ही वाली है, क्योंकि समुद्र की लहरें कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है, क्योंकि समुद्र का जल जब तक सूख नहीं जाता तब तक वह लहरें बंद नहीं हो सकती। इसीलिए इस प्रकार की जो ऊर्जा है वह कालांतर तक मिलने वाली होती है। हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है वह समुद्री ताप ऊर्जा। कौन सा,
समुद्री ताप ऊर्जा। समुद्र की ऊपरी सतह के तापमान 28 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि जो मान लीजिए ये समुद्र का ऊपरी सतह है, कौन सी, ये वाली, यानी कि ये ऊपरी सतह है, और इसका जो ऊपरी सतह का जो तापमान है वह होता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तक। तथा जो गहराई पर तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर में, यानी कि यहाँ गहराई में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। क्या की जा सकती है, ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। बिना समाप्त हुए अबाध गति से मिलने वाली यह ऊर्जा प्रदूषण रहित है, क्योंकि यह भी एक ऐसी ऊर्जा है जो कि कभी समाप्त नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिना प्रदूषण के होती है, प्रदूषण रहित है। यही इस ऊर्जा की विशेषता है। मध्य समुद्र में भी इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन करके वहीं पर स्थानीय रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है, जिससे समुद्री खनन, शोध तथा समुद्रीय प्रबंधन समिति, यानी कि प्रबंधन समिति शामिल हैं। भारत में लक्षद्वीप में ऐसा एक प्रयोग किया भी जा चुका है या किया गया है। फिर नंबर 11 पर आता है, नंबर 11 पर आता है हाइड्रोजन। ईंधन, यानी कि हाइड्रोजन ईंधन। जल H2O से हाइड्रोजन प्राप्त कर उसे तरल ईंधन के रूप में प्रयोग हेतु शोध चल रहे हैं। यानी कि क्या है, जो हाइड्रोजन फ्यूल है वह जो जल है H2O, यानी कि से हाइड्रोजन प्राप्त करता है और उससे तरल ईंधन के रूप में उसमें क्या है, प्रयोग या शोध चल रहे हैं। उपयुक्त वितरणात्मक विश्लेषण के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ऊर्जा है ऊर्जा का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है और उसमें परंपरागत स्रोतों को इस तेजी से उपयोग में लाया जा रहा है कि उनका बहुत शीघ्र समाप्त प्राय होना निश्चित है। यानी कि जो परंपरागत स्रोत है उन्हें बहुत ही गति के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है और धीरे धीरे वह खत्म होने की कगार पर है। वह सभी पुनर्जीवित नहीं होने वाले हैं। विश्व की आवश्यकता की पूर्ति के लिए गैर परंपरागत अथवा पुनर्जीवित होने वाले नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल स्रोतों पर निर्भर रहना होगा। इन वैकल्पिक स्रोतों में इतनी अपार ऊर्जा है कि असीमित समय तक यह आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहेगी, लेकिन फिर भी श्रम और साधन के दुरुपयोग से, यानी कि श्रम और साधन के दुरुपयोग से बचने के लिए लोगों में इस प्रकार की भावना जगानी होगी जिससे ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना सीखे। ऊर्जा का उचित उपयोग देश की प्रगति का सूचक है, क्योंकि अगर ऊर्जा समाप्त हो गई तो क्या होगा, इसका देश की प्रगति पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक था वह पूरा होता है। हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।